गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक तो है स्लोप, दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ट्रायंगुलर इक्वेशन क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हालांकि इसका सवाल बहुत ज्यादा नहीं आता है पेपर के अंदर, अगर आएगा तो ज्यादा चांसेस रहेंगे रिफ्लेक्शन से आएगा सवाल, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं इतनी सारी चीजें आपको बता दूंगा ताकि ये ना रहे हमें कि हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, है ना। हालांकि इसके अलावा भी अगर कोई करना चाहे तो मैं 2 महीने तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आपको करवा सकता हूँ, क्योंकि जैसे ज्योमेट्री बहुत वास्ट टॉपिक है, ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत वास्ट टॉपिक है। बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने को, तरह तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अब वो अपने सिलेबस में है नहीं, है ना। और आईआईटी का पेपर हम दे नहीं रहे हैं कि हमें ये सब करना है, या इंजीनियरिंग तो हम कर नहीं रहे हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स तक भी यूज होता है, आपको दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स यूज होता है। तो वो सब है ही नहीं सिलेबस में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक हल्का हल्का टच करके हम जरूर निकलेंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या हमें आना चाहिए। ठीक है भाई। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप देखिए कि इसमें देखो, मैथ्स के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात होगी। आप कभी भी स्पेस के अंदर जाओगे, जैसे आसमान में चले गए, तो वहां पे जाके तो भैया आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे हो। आप कोई बोलेगा कि तुम राइट पे हो, तो साला कौन सा राइट, वहां स्पेस में जाके कहाँ राइट आपको दिखाई देगा, कहाँ लेफ्ट दिखाई देगा, समझ रहे हो उस चीज को। तो वहां पे क्या चीज काम आएगी, वहां पे कोऑर्डिनेट्स काम आते हैं हमेशा। तो वो हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर रखे हैं कि अर्थ है, तो अर्थ के हिसाब से वो कोऑर्डिनेट चेंज भी होते रहेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के। तो वो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। तो वहां पे कभी भी मिसाइल भी दागी जाती है तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से दागी जाती है। इतना बड़ा रोल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यही चीज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बम गिरा देना ये है कोऑर्डिनेट। तो उसके अंदर क्या है, पॉइंट आ गया, लाइन हो गया। लाइन तो आपको पता ही है कि क्या होती है, कि जिसका कोई एंड नहीं है वो है लाइन। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है, अब देखो कोई भी एक ऐसे बना दिया बहुत लंबी सी, तो ये लाइन होगी, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, कहीं भी जा रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि ये है, तो ये क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट होगा। अगर मैंने दोनों साइड इसके एंड डिफाइन कर दिया तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। ऐसी एक्सिस कौन सी होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। इधर माइनस वाई वाली एक्सिस होगी, इधर माइनस एक्स वाली। हालांकि इसको एक्स और इसको वाई ऐसे ही बोल देते हैं, माइनस मोने से बोलते नहीं हम। नेक्स्ट हो गया कोऑर्डिनेट, कि इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो तो उसका इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, फिर इसके कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। ओके, तो इधर से कितना है और नीचे से ऊपर कितना है, ये हो गया आपका इसका डिस्टेंस। और ये जो चीज होती है ये ओरिजिन होती है, यानी कि 0,0। ठीक है भाई साहब। ऐसी स्लोप की बात करें तो जैसे कोई भी एक लाइन ऐसे बना दी, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना, इसको हम स्लोप बोलेंगे, ठीक है। अकेले एंगल को नहीं, टैन थीटा को बोलेंगे। स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के इक्वल होता है। या फिर अगर आपको स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब क्या है कि ये कितना ऐसे स्लांट है, ये तिरछाई निकालनी है। तो या तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हाइपोटेन्यूज नहीं निकालते हम, ये बिल्कुल वही चीज है स्लोप निकालना, और कुछ भी नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे एक्स कोमा वाई दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, और इधर मान लो कि ये 0,0 है। तो आपको कभी भी ये निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, y-0, ध्यान देना, m कहते हैं हम स्लोप को, तो y-0 अपॉन में फिर x-0, यानी x वाली क्वांटिटी x से और y वाली y से माइनस करके डिवाइड करनी होती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्लोप, ठीक है। ऐसी अगर मान लो कि यहाँ पे x1 y1 दिया हो, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस x1 और y माइनस y1, और दोनों को डिवाइड कर देना, लेकिन y वाली क्वांटिटी ऊपर रखनी है। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा उस केस में, समझ गए। अब ये जो x कोमा y लिखा जाता है, तो x को हम नाम देते हैं एब्सिस्सा और y को देते हैं ऑर्डिनेट। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारी बहन का नाम होगा, तो दोनों का नाम है ना कुछ, वैसे ही बस इनका नाम है, ये समझ लो आप। अब देखो कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी कि लंबवत हो जाएं एक दूसरे के, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा -1 के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मान लो कि थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो tan थीटा एक तरह से क्या हो गया आपका, ये 1 होना चाहिए,
समझ रहे हो हैं? चलिए, तो कहने का मतलब है कि m1 और m2 दोनों का प्रोडक्ट है, जो मतलब कि पहली लाइन का स्लोप निकाला और दूसरी का निकाला, अब वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, साथ में ये थीटा भी ले लेना, तो वो क्या हो जाएगा फिर, आप देखिए कि ये अगर थीटा है, मेरे को नहीं पता कि ये क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय में tan 90 प्लस थीटा, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए उस केस में। हालांकि सिर्फ इसी को याद रखना आपने, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन के अंदर बहुत सारी टाइप की इक्वेशन बनती है। लाइन को लिखना कैसे, आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी लाइन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट तो ठीक है, कोऑर्डिनेट तो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन एटलीस्ट हमें अगर दो कोऑर्डिनेट मिल जाए तो उन दो कोऑर्डिनेट को आपस में मिला के हम क्या है, एक लाइन बना सकते हैं। जैसे कि मान लो एक इधर मिल जाए, एक इधर मिल जाए, आपस में मिलाएंगे, एक ही लाइन बननी है उससे। और लाइन भी कई तरह के होते हैं, वो आगे देखेंगे। एक तो पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन हो गई, यानी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होती है। ये बिल्कुल वही चीज है जो स्लोप का मैंने आपको बताया कि m इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये बताया था, ये वही है, ठीक है, वही फॉर्म लिखी है। अब इसमें क्या करो कि ये जो y1 है इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले गए तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, y1 प्लस एम एक्स, और माइनस में एम एक्स वन तो था ही। अब आप देखिएगा कि x1 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो आपको गिवन है, क्योंकि मैंने क्या लिया यहाँ पे y1 और x1 क्या है, मेरे को गिवन होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी लाइन के ऊपर पॉइंट है, हमें दे रखा मान लो x1 कॉमा y1, ठीक है, और एक पॉइंट मैं खुद एज्यूम कर लूंगा, कोई भी पॉइंट x कॉमा वाई, तो वहां से ये स्लोप निकाला गया है। तो इसका मतलब y1 भी आपको पता है, x1 भी पता है, m जो है स्लोप लाइन का वो भी पता है, इसका मतलब ये सारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को इकट्ठा कर लो, y1 प्लस एम एक्स वन को, प्लस तो नहीं कह सकते, माइनस में है, तो y माइनस एम एक्स वन को इकट्ठा करके एम एक्स को अलग रख के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। c क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, y1 माइनस एम एक्स वन। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो? आ गया भाई, आ गया, स्ट्रेस मत लेना। हाँ जी, ठीक है भाई, आवाज आ रही है। चलो, तो आगे देखिए यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी हो गया, एक ये होगी लाइन, इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म। चलो इससे आगे बढ़ के देखते हैं हम, और भी होती है फॉर्म, वो जब आगे आएंगी तो मैं बताऊंगा। अभी देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ लाइंस। तो देखिए, एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, a1x वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरी की a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे कॉन्स्टेंट है। तो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ये जितनी भी अब कंडीशंस आपको मैं बताऊंगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कंडीशंस आएंगी, उसमें ये चीज कॉमन है, यानी कि दो लाइनें जो है वो यही वाली हैं। अब इन दो लाइनों में क्या है कि एक ऐसा कंडीशन बन सकती है कि लाइंस टू बी पैरेलल और नो सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि ऐसी लाइंस जो पैरेलल हो। आप मेरे को बताओ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है, आपको पता है, तो क्या इनका सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन कहते किसको है, जब लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये पैरेलल लाइंस तो कभी कट करेंगी ही नहीं, करेंगी नहीं तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। और पैरेलल लाइन का केस है, तो इसका मतलब है ये और ये लाइन के अंदर क्या होना चाहिए, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट है यहाँ पे देखो x के, और b1 b2 y के, और c1 c2 कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि लाइन तभी पैरेलल होंगी अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के हो जाए इक्वल। क्या ये बात आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो? ये बात आप लोग मेरे को एक बारी बताओ। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर c1/c2 के भी इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर c1/c2 के भी इक्वल हो गया तो तब भी पैरेलल तो हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा कि लाइन ही सेम हो जाएगी फिर वो। तो सेम होने का मतलब हो जाएगा एक तरह से कोइंसिडेंट लाइंस होना। तो वो आगे करते हैं, वो अगला केस बनता है। चलिए पहले इसका सवाल देख लेते हैं कि लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइंस। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो अपने को k फाइंड करना है। अभी अभी मैं आपको सिखा के आया कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है। अब वो कई बार इक्वेशन आगे पीछे करके लिख देता है, इधर y वाली लिख देगा
कि 6y प्लस के एक्स, तो आप गलती कर दोगे, आप फिर क्या कर दोगे 2/6 कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। आपको x का देखना है, x के अंदर क्या है 2 और k, तो 2/k है। अब y का देखना है आपको, तो 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्या ये बात हम लोग समझ पाए हैं? ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तब हुआ जब लाइंस पैरेलल थी। चलिए इसको देखिए, मैंने क्या बताया कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी हैं। जैसे ये एक लाइन हो गई, अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर एक और लाइन बना दो, इसी के ऊपर ही एक और लाइन बन गई हमारी, ठीक है। तो इसी तरह से बस आप लाइन के ऊपर लाइन जितनी भी बनाते जाओगे, लाइन के ऊपर लाइंस जो हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक लाइन बनाते जाओगे, वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती हैं। तो जैसे आप एक सिक्का लिया, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। कोइंसिडेंट का इतना ही मतलब है। इसमें क्या होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल होते हैं। बाकी की कंडीशन वहीं से आ रही है, जो लाइन की इक्वेशन है वो नहीं चेंज हो रही है। आप ध्यान देना इस बात को, लाइन की दोनों की इक्वेशन यही रहेगी, तो यहीं से a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है। ये दोनों इक्वेशंस चेंज नहीं हो रही हैं, ये ध्यान देना है आपको। वो लिखी नहीं हुई तो उसका ये मतलब नहीं कि वही नहीं है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं जो, ये भी बात आपको ध्यान देनी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो पैरेलल लाइन है वहां तो नो सॉल्यूशन था, या इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को काट ही रही है, एक तरह से एक दूसरे के ऊपर है, या तो ऊपर है तो कट कर रही है, एक दूसरे के पॉइंट को टच कर रही है, इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन वहीं पे इन दोनों को ऐसे कर दिया जाए, जैसे कि हरी वाली को बाहर ऐसे निकाल दिया जाए, अब ये होगी पैरेलल, अब एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है, अब इनका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, फर्क है दोनों केसेस में। अब देखिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप मेरे को बताओ कि एक लाइन ऐसी हो जाए, एक लाइन ऐसी हो जाए और एक लाइन ऐसी हो जाए, इंटरसेक्ट कर गई, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक बार में इंटरसेक्ट कर सकते हैं दो लाइन। क्या कभी दो लाइनों को तीन जगह पे इंटरसेक्ट करते देखा है? नहीं ना, तो एक ही जगह पे करती हैं। तो इस केस में क्या होता है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता। बस इतना ही याद रखना है, वो c1/c2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस चीज से अपने को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमने a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 करना है। अगर ऐसा हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। सी से अपने को इसमें कोई खास मतलब रहता नहीं है, तो उसको देखने का कोई सेंस नहीं बैठता है। समझ गए इस चीज को? ऐसी आप देखिए कि परपेंडिकुलर लाइंस, मैंने अभी आपको कंडीशन बताई शुरू के अंदर ही कि परपेंडिकुलर लाइंस में दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो पहला स्लोप उसमें क्या हो जाएगा, -a1/b1, दूसरा -a2/b2। अब आप सोचेंगे कैसे, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उस इक्वेशन पे, वहां से हम स्लोप निकालते हैं पहले इक्वेशन का। कहाँ गई, ये रही। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं। देखो मैंने आपको एक इक्वेशन लाइन की फॉर्म बताई थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो आपको लाइन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसमें m क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो अगर इस फॉर्म में मैं बना दूं लाइन को, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा। तो क्या मैं इस लाइन को बना सकता हूं? आप देखो कि मैं y को अलग करना है मेरे को बिल्कुल, क्योंकि y ये ऐसा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले b1y लिखूंगा। b1y क्या हो गया, बाकी सारा उधर ले जाओ, प्लस c1, सॉरी -c1। अब y क्या हो गया यहां से, y हो गया माइनस में a1/b1 x -c1। तो आप देखिए कि ये जो चीज होती है ये वाली, यही तो होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c करना है ना। तो प्लस यहाँ पे लगा के c जो है, जो हो जाएगा -c1 हो जाएगा, और m जो हो जाएगा -a1/b1 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो माइनस में उसके साथ क्या लिखना है, x का कोफिशिएंट a1 अपॉन में y का कोफिशिएंट b1, ऐसे यहाँ पे -a2/b2 कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज आपके समझने वाली थी। अब आते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस पे। -a1/b1 इंटू -a2/b2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो यहां से क्या किया,
B1 B2 को उधर ले गए, एक माइनस कैंसिल हो गए, एक माइनस बचा, तो ये A1 A2 उधर चला जाएगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन होती है। इसको भी याद रख सकते हो, इसको भी याद रखना है। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि दो लाइन है, ये एक दूसरे के लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, इसको हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं है यार, ये अपने आप में हिंदी ही है, ये कोई खास इसमें ये नहीं है कि दो लाइन, टू लाइंस को मैं लिखूं दो लाइनें, फिर मैं नीचे परपेंडिकुलर को लिखूं लंबवत, तो उसका कोई सेंस बैठता है कि इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करो, तो ये हिंदी ही है, यही समझो आप। ठीक है, तो ये दो लाइनें हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो मैंने आपको क्या बताई अभी अभी कंडीशन की, A1 A2, देखो इधर A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। या तो ऐसे कर लो, या फिर दोनों के स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालना मैंने बताया कि y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके आप m निकाल सकते हो। अब A1 A2 देखो, A1 इंटू A2 ऐसे ही B1 इंटू B2, ठीक है भाई, इक्वल टू हो गया ये 0। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 6 आ गया। आया कि नहीं आया आप बताओ मेरे को। k इज इक्वल टू आपका माइनस में 6 आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कॉन्करेंट लाइंस, ये सारी जो राम गाथा लिखी हुई है मैं बोल के बता देता हूँ, हिंदी वालों के लिए भी, सबके लिए मैं बोल के बता देता हूँ इसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये लिखा हुआ ये है कि अगर तीन चार लाइनें या बहुत सारी लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, उनको कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करगी तो इनको कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। आप देखिए कि तीन लाइनें हैं अपने पास, ये तीन लाइनें दे रखी हैं, ये कॉन्करेंट लाइंस हैं, फाइंड करने को बोल रहे हैं के, तो कैसे करेंगे। आप देखो कि आपके पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तीन लाइनें होगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब मेरे को के निकालना है। तो अभी इसको मत छेड़ो, आप ये देखो कि इसको और इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो क्या मेरे पास ये बीच का पॉइंट आ जाएगा कि नहीं। दोनों लाइनों को सोल्व करना तो आता है आपको, दो इक्वेशनों को सोल्व करना आता है, बचपन से सीखते आ रहे हो, दो इक्वेशंस को सोल्व करना, नहीं हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। दो इक्वेशनों को सोल्व करना बचपन से सीख रहे हो यार, बच्चों वाली बात मेरे साथ कोई भी मत करे कि ऑप्शन कह रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड भी आपने कर रखा है। आप देखिए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये माइनस 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 ये कैंसल, तो ये कितना बना, 3 में से 2 गया y, और यहाँ पे बना 2। तो y अगर 2 है तो इसमें y को 2 पुट करो तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी आपके पास पॉइंट कितना हो गया, 3,2 आपके पास पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप तीसरी इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि ये लाइन जो है ये भी तो इस पॉइंट से पास कर रही है, अगर इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको इसमें पुट कर दो। पुट करोगे तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, x की जगह पे 3 पुट करोगे तो 3 चौके 12, प्लस में y की जगह पे 2 पुट करोगे तो 6 इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 18 आ गया। ठीक है भाई साहब, देखिए और बताइए कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हम k की वैल्यू को 18 निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सेव कर लेता हूं एक बार। अब लाइन की एक और फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म को लिखते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ऐसी ही फॉर्म्स आपको सर्कल्स में भी देखने को मिलती हैं, इलिप्स में भी देखने को मिलती है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या चीजें बनती रहती हैं, ऐसी बहुत सारी बनती है हाइपरबोला वगैरह में, अपने को उसमें घुसना ही नहीं है, अपने काम की है ही नहीं है वो चीज। ठीक है, हमें नहीं पूछी जाएगी वो चीज, नहीं तो करने को तो हम करने लगे तो फिर तो यही करते रह जाएंगे, उसका कोई सेंस नहीं बैठता, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस चीज है, नहीं तो फिर बहुत ही लेंथी चली जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे a जो है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है। अब मैं इंटरसेप्ट बोल किसको रहा हूँ ये समझिएगा जरा, कि मेरे पास अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो मैं एक लाइन ऐसे अगर मैंने बनाई कोई भी, ठीक है, तो इंटरसेप्ट मैं बोलता हूँ कि अगर वो y एक्सिस को कितने पे टच कर रही है और x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, कहने का मतलब है ये जो दोनों है ये हो गए इंटरसेप्ट। अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस जो होता है वो a होता है और y एक्सिस पे जो होता है वो b होता है। तो आपको अगर ये और ये पता लग जाए
तो क्या बिटवीन द एक्सिस आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो? तो बिटवीन द एक्सिस वाला ये हो जाएगा पाइथागोरस से, ये क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात आप पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाए। ये हो जाता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़े फिर। ठीक है, अब ये एक लाइन है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो इस लाइन को पहले मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर वहां से ए और बी आ जाएंगे मेरे एक्सिस वाले इंटरसेप्ट। फिर बिटवीन द एक्सिस के लिए निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सी इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हो गई स्टैंडर्ड वाली। ठीक है भाई साहब, स्टैंडर्ड वाली। अब इसके साथ हमें कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको कन्वर्ट करो इसी फॉर्म में। तो आप देखिए कि 12 को नीचे ले आता हूं। अगर मैं 3x/12 लिख लेता हूं इसको पहले, और वहां भी 4y/12 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया? x/3 चौके 12 प्लस में y/4 तिये 12 इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है? ये इसके साथ मैच कर गई। इसका मतलब है कि ये हो गया आपका a और ये हो गया b, यानी ये y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट हो गया, ये x एक्सिस वाला हो गया। तो आपको तो निकालना है बिटवीन वाला, बिटवीन दी एक्सिस। तो वो हो गया c इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे तो देखते ही पता लग रहा है, लेकिन ठीक है आपके लिए कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे। तो ये 5 आ गया, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनना था, तो वहां से सीधा सीधा 5 आ जाना था। बट ठीक है, आप लोगों के लिए सोल्व कर दिया मैंने ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 लाइंस y इज इक्वल टू x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ये क्या है? ग्राफिकल फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर पेपर के अंदर, आते ऐसे ही आसान आसान, ज्यादा मुश्किल नहीं आता इसका क्वेश्चन। कभी कभार कोई थोड़ा मोटा डिफिकल्ट आ गया तो आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 3 इक्वेशन आपको दे रखी हैं। तो पहली इक्वेशन देखिए कि इसको बनाना कैसे है। ये तो यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, लेकिन बनाना कैसे है वो देखिए। y इज इक्वल टू एक्स जो है, आप मेरे को बताओ y इज इक्वल टू एक्स में अगर मैं 0,0 पुट कर दूं, तो वो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यहां से तो पास कर रहा है। अगर इसमें मैं 1,1 करूं तो इसका मतलब यहां से पास कर रहा है। फिर 2,2 करूंगा तो 2,2 से पास करेगा, यानी ये इस तरह से चलता रहेगा। दूसरी बात, इसका एक और चीज देखने का तरीका है कि y अपॉन एक्स जो है इसके अंदर 1 हो रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप इसका जो 45 डिग्री, यानी ये एंगल कितना है इसका? 45 डिग्री है। ये भी एक तरीका है इसको जांचने का। तो 45 डिग्री पे ऐसे आप एक लाइन बना सकते हो। नहीं तो पॉइंट्स का तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे 1,1 मार्क करो, 2,2 करो, 0,0 है, तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी। दूसरा वाला देखो आप, इसको आप देखिए और इसको देखिए। इन दोनों को अगर मैं आपस में सॉल्व करता हूं, तो y को अगर मैं x पुट कर दूं यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 1। अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? तभी तो ये 2 बना है। इसका मतलब है कि ये वाली लाइन 1,1 से पास कर रही है, यानी इसी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? 1,1 पे कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से तो पास कर रही है ये वाली लाइन। अब दूसरा मैं क्या करता हूँ, y को 0 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास x एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा। y को अगर 0 पुट किया तो x आ गया 2, इसका मतलब है कि 2,0 पे भी ये जाएगी लाइन। तो 2,0 यहाँ लिख दिया। आप y एक्सिस का भी निकाल सकते हो, हालांकि इसी से आ जाता है, लेकिन ठीक है मैं y एक्सिस का भी निकालने की कोशिश करता हूँ। y एक्सिस पे x कितना होगा? इस y एक्सिस पे x तो 0 होगा, तो इसको 0 पुट करूंगा तो y 2 आ गया। इसका मतलब है कि x कितना था? 0, y कितना हुआ? 2, तो 0,2। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 0,2। ठीक है भाई, 0 मतलब x 0 हुआ, तो इसी लाइन पे 0 है x। x तो इधर बढ़ोगे तभी आएगा ना कुछ, इधर थोड़ी बढ़ने पे x आता है, इधर तो y आता है। तो यानी कि y अगर 2 आया तो 2 पे आ गए। तो इस तरह से एक लाइन बन गई है। ठीक है, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई। तीसरी तो उसने बोला x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये खुद ही है। तो आपको पूछा होगा कि एरिया बताइए इसमें, तो एरिया आप कैसे निकालोगे भाई साहब? आप देखिएगा जरा, एरिया किसका निकालना है। ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया आप लोग को निकालना है। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा ये एरिया? आप देखिएगा जरा, आप देखो कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ
1 ही है, 1,1 पॉइंट है ना भैया। तो नीचे से लेके वाई एक्सिस ऊपर तक कितनी हो रही है, 1 हो रही है। इसका मतलब है कि हाइट कितनी होगी आपकी, 1 हो गई। और बेस कितना हो गया, 0 से लेके 2 तक आए हैं, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया आपका 2। तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ इंटू में बेस कितना है 2, हाइट है 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई साहब, उतार लो इसको भी कॉपी में। उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन दिस फ्रॉम ए पॉइंट एक्स कोमा वाई, कोई भी पॉइंट हो एक्स कोमा वाई, ठीक है, वहां से अगर इस लाइन का डिस्टेंस लिखना है, इस वाली लाइन का, ये लाइन हो गई ये वाली, और कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं एक्स कोमा वाई, x1 कोमा y1, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। मैं x1 कोमा y1 ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे x1, रुको, x1 कोमा y1, ठीक है। x1 कोमा y1 पॉइंट से आपको देखना है, लीजिए। तो x1 कोमा y1 से आपको इसका डिस्टेंस देखना है, x1 y1 ये रहा, और नीचे की इक्वेशन ये रही। तो आप देखिएगा जरा इसके अंदर मेरे को जो ये डिस्टेंस का तरीका होता है ना, बस ये जान लो कि क्या है। ये डिस्टेंस का तरीका आपका ये होता है कि a इंटू, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर आपने x1 और y1 को पुट कर देना है, और फिर बाय में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना। इतना ही आपके लिए जानना सफिशिएंट है, इसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हम फालतू में फिर बहुत ज्यादा बीच में प्रूफ्स में बढ़ेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट लो, फिर उससे उसका डिस्टेंस फार्मूला वगैरह लगाओ, बहुत कुछ है इसके अंदर, छोड़ो उस चीज में हमने घुसना ही नहीं है। बस आप फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में एसएससी के अंदर इससे ऊपर कभी नहीं पूछा जाता। ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको, ये चीजें तो आएंगी भी नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ही है ये। तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए ओरिजिन, अगर बोले कि ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और मान लो इधर कहीं 0,0 ओरिजिन है, तो आपको अगर ये वाला डिस्टेंस d पूछ ले तो c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। कहाँ से आया, आप देखिए यहाँ पे कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये था, लेकिन x1 और y1 तो 0 हो गए, क्योंकि ये 0,0 हो गया, तो यहाँ 0 0 पुट करोगे तो c अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अगला देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक लाइन थी, एक पॉइंट था, तो डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी आपको फाइंड करना हो तो आप C2 माइनस C1 अपॉन में रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये जो दो डंडे लगे हुए ये है मॉड्यूलस या फिर कहीं की मॉड। ये क्या होता है कि आप कभी भी C2 और C1 के चक्कर में देखिए माइनस आना शुरू हो जाएगा, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको ये हमेशा पॉजिटिव में लेना। रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, लेकिन C2 माइनस C1 का हमें डर था कि ये कहीं नेगेटिव ना बाहर आ जाए, तो फिर डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं कह सकते, इसीलिए दोनों साइड हमने मॉड्यूलस लगा दिया कि इसमें से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी। ठीक है भाई, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? चलो आगे बढ़ते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट 2,3 टू लाइन दिस। अब एक लाइन हमें दे रखी है ये, और ये पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि h, k हमें निकालना है। तो ये एक तरह से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से आया यहाँ पे, ये है फुट h, k जो हमें निकालना है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हमें दे रखा है। तो आप देखिए कि h, k इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ये पूरी लाइन की इक्वेशन के x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो h, k उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है कि h प्लस k इज इक्वल टू 11 तो होगा ही होगा। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो मैं क्या कर सकता हूं दूसरी चीज की, इधर का स्लोप और इधर का स्लोप इज इक्वल टू -1 कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर में, दो परपेंडिकुलर लाइनों में स्लोप क्या रहता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 रहता है कि नहीं रहता, आप लोग मेरे को खुद बताओ। एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, तो आप देखिएगा कि यहां पे स्लोप निकालूंगा तो y को माइनस करो पहले, k माइनस 3 अपॉन में अब x को करो तो h माइनस 2, k माइनस 3 अपॉन k माइनस 3 अपॉन h माइनस 2। ये एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन का स्लोप होगा। दूसरी का क्या होगा वो यहां से देख लो कि y इज इक्वल टू
इसको लिखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 11, तो m क्या हो गया -1, ठीक है, इनटू में -1 इक्वल टू में -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास k -3 इज इक्वल टू h -2, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं h माइनस के इज इक्वल टू माइनस में 1। ये इक्वेशन हो गई एक, भाई साहब ये इक्वेशन हो गई। तो क्या मैं दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने के काबिल हूं या नहीं हूं? इसको और इसको सोल्व कर लो भाई, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि h 5 आ रहा है, k 6 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज h आपका 5 आ रहा है और k 6 आ रहा है, साफ ही दिख रहा है। इक्वेशंस को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, के कैंसिल हो जाएगा तो h आ जाएगा वहां से। ठीक है भाई साहब, समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बताओ मुझे। चलो अब आपका काम ये है कि ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 टू लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू -11। ठीक है भाई, तो ये आप चीज करके बताओ मेरे को कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छा एक और चीज है गाइस कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट कहाँ पे लगाने चाहिए इस वक्त आपको, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही है और वो है टेक्स्ट बुक। आज तक मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है तो वो इसी कंपनी ने किया है। हालांकि पेड है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फ्री हैं, कुछ फ्री भी हैं, फ्री वाले भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, कुछ फ्री वाला कंटेंट है वो भी मिल जाएगा, लेकिन सभी फ्री नहीं है। आपको 299 के अंदर ये सारे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम को, CHSL दे रहे हो, MTS दे रहे हो, CGL दे रहे हो, जो एग्जाम का नाम लोगे उसी के इसी पास में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग खरीदना है। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि एक बार वन टाइम परचेज होती है, ये आपको कर लेनी चाहिए ताकि पूरे साल के अंदर आप कभी भी उन मॉक टेस्ट में अपीयर हो सके और अपनी एनालिसिस आप अच्छे से कर पाए, क्योंकि रेलिवेंसी लेवल और एनालिटिकल पार्ट इन इसका टेक्स्ट बुक का स्पेशली अच्छा है। तो इसके साथ अगर कोई और मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, लेकिन ये लेना एटलीस्ट हर बच्चे के लिए मस्ट रहता है। मैंने खुद ने भी टेक्स्ट बुक दिया था उस टाइम पे जब मैंने सिलेक्शन लिया, तो आपको भी कम से कम इसके तो मॉक टेस्ट देके जाना ही जाना है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन 2 है इसका, ये देखिए कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 टू लाइन दिस। तो आप देखिएगा कि है तो वही सवाल है, इसको यहाँ तो रब कर लेते हैं भाई। बस ये याद रखना कि 5 और 6 वैल्यू आई हैं, ठीक है। इसका एक क्लोन बना लेते हैं ताकि बाद में आपको एज ए नोट्स ये मिल भी जाए। ठीक है, इसको रब कर लेता हूँ, यहाँ भी रब कर लेते हैं। आप देखिएगा कि ये जो h, k था ना पॉइंट, ये कितना हो गया अब 5/5,6 हो गया। ये पॉइंट कितना हो गया 5,6 हो गया। अभी तो आपको बताया h, k क्या आया 5,6 आया। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है, इसके बिल्कुल यहाँ पे ना मिरर इमेज निकाल लेनी है। इसको लिख लो p x1, y1। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, और यही इसने बोला था ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 टू लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसकी अगर मैं इमेज निकालता हूं यहाँ पे, तो आप देखो ये 2,3 है, तो इमेज इधर आ रही है। ठीक है भाई, तो इधर आ रही है तो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी x1 प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5, ऐसी 3 प्लस y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो दिस इंप्लाइज x1 कितना आया 8 आ गया, और 2 छिके 12 में से 3 गए, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। ये मुझे लगता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ही होगा यहाँ भी, मुझे नहीं लगता कि -11 रहा होगा। आई थिंक कि 11 ही रहा होगा, क्योंकि लाइन तो ये सेम ही यही आ रही है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ होगी थोड़ी सी। तो ये जो है इसी का रिफ्लेक्शन निकालना था इस लाइन के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से इजीली आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे +11 ही आएगा आई थिंक। ठीक है भाई, तो ये प्लस ही रहेगा। चलो आगे बढ़े, ये होगा ट्रायंगल।
ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट हो गए, मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये ट्रायंगल बना। अब इसके अंदर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ मैट्रिक्स दिस। जितने भी x हैं उनको इस लाइन में लिख लो, y को इस लाइन में, और यहाँ पे 1 1 1 कर दो। अब ये मैट्रिक्स है, हालांकि ये इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, पहले +2 में पढ़ाया जाता है, अब शायद नहीं पढ़ाया जाता है +2 में, मेरे को याद नहीं है अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले तो पढ़ाया जाता था हमारे टाइम पे। तो अभी इसको सोल्व करना आना चाहिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बस ये एक बारी आपको बताना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। इसको सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ लिखो प्लस, यहाँ लिखो माइनस, यहाँ लिखो प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पहली वाली लाइन को छोड़ देना है, दोनों जगह पे, दोनों जगह पे पहली वाली लाइन को छोड़ देना है, और x1 से ही स्टार्ट करना है, नीचे नहीं जाएंगे हम, ऐसे जाएंगे, x1 को ही आपने टारगेट किया। अब देखिए इस लाइन के अंदर x1 आ रहा है, इस लाइन के अंदर भी x1 आ रहा है, तो हाफ तो बाहर ही है, x1 को लिख के अब जो बचा हुआ है उनको देखो, इसको y2 इंटू 1 माइनस में y3 इंटू 1, y2 इंटू 1 माइनस में y3 इंटू 1, तो यही हो गया y2 माइनस y3। ऐसे ही अब आप देखिए यह माइनस है, इसको सोल्व करके ही दिखा दूंगा आपको, लो कर ही देते हैं फिर आपके लिए सोल्व, यार आप भी क्या याद करोगे। हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, अब यहाँ लिखो माइनस क्योंकि माइनस है। ऐसे आप इधर देखिए, अब मैंने क्या किया, इस वाले को और इस वाले को ऐसे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ y1 था, कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, और यहाँ x2 इंटू 1 और x3 इंटू 1, समझ गए इस चीज को, इसको हटाओ, तो माइनस में क्या हो गया, y1 x2 माइनस x3। अब आप प्लस लिखोगे क्योंकि यहाँ प्लस है, अब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को हटा दो, तो यहाँ तो 1 ही है, यहाँ क्या गया, x2 y3 माइनस y2 x3, यहाँ पे होगा x2 y3 माइनस में y2 x3, ठीक है भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो बन नहीं रही है, देखो पहली इक्वेशन तो यही बन रही है, पहली वाला पार्ट है जो, दूसरे वाले में आपको दिक्कत आ रही है ना, तो दूसरा भी अभी बना देते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे x2 कॉमन ले रखा है, तो x2 इंटू y1 यहाँ है, x2 इंटू y3 यहाँ है, तो x2 को कॉमन लूंगा मैं, अगर इन दोनों को मैं मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए कि x3 इंटू y1 और इधर x3 इंटू y2 है, तो x3 को मैं कॉमन लूंगा तो y1 माइनस y2 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन ट्रायंगल की मेरे पास वहां से बनने वाली है। चलो अब ये क्यों बताइए वो बता देता हूं। आप देखिए कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, उसके बाद आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा बताया। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट दे दिए तो ये कोलिनियर है, इसका मतलब है कि एक ही लाइन में है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। अगर 3 पॉइंट आपके, आप मेरे को खुद समझदार है बताइए, एक लाइन में हो जाए तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लेकिन वही अगर 3 पॉइंट ऐसे बना दिए जाए, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। वही 3 पॉइंट कैसे भी बना दो, ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, कैसे भी बना दो, ठीक है। लेकिन अगर एक ही लाइन में बना दिए जाए तब नहीं होगा। अगर एक लाइन से हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे किसी एक को भी कर दिया मैंने, तो एक ट्रायंगल हमेशा बन जाएगा। तो आप देखिए कि अगर एक लाइन में हो गए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो अभी अभी आपको बता के आऊं, हाफ इंटू पूरा दिस ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ भी उधर चला जाएगा तो 0 हो गया। तो यानी कि ये क्वांटिटी भी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो यहां से देख लो, हाफ एज इट इज रहने दो, ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, 0 होनी चाहिए। वही मैंने लिखा है वहां कि अंदर वाली क्वांटिटी को 0 कर दिया है, ठीक है भाई साहब। चलो अब मान लो कि ये क्वेश्चन दे रखा है, 3 पॉइंट है, P, Q, M, N। आप देखो P, Q, M, N, और एक दे रखा है P माइनस M, Q माइनस N, ठीक है भाई। ये 3 पॉइंट है, ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है अगर, तो आप मेरे को बताओ
एक अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कोलिनियर में एरिया तो जीरो होता ही होता है। अब मैं एरिया वाला क्यों लगाऊं इतना लंबा, मेरे को ये भी तो पता है कि स्लोप भी इक्वल होगा। आप मेरे को बताओ कि ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप क्या बदल जाएगा? सेम ही तो रहेगा यार, इस कोलिनियर का मतलब एक लाइन में है, तो एक लाइन का स्लोप थोड़ी बदल जाएगा, वो तो हर जगह पे सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया, एम माइनस सॉरी वाई माइनस वाई करते हैं ना, तो एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी, ये किसके बराबर होता है, इस वाले के भी इक्वल होगा। ठीक है, इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, तो इसके साथ सॉल्व कर लो, चाहे इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, आप जिसके साथ भी सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए, दोनों से ही आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर अलग भी हो सकता है। ठीक है भाई, वो अलग भी हो सकता है आंसर, मैं इस वाली बात को भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे अब किसके साथ मैच कर जाएगा मुझे नहीं पता, तो मैं इसको अभी इसके साथ करके देख लेता हूं एक बार, अगर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको इसके साथ देख लेंगे करके। ठीक है भाई, तो P माइनस एम माइनस पी करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, पहले क्यू वाला कर लेते हैं ना, दिस माइनस दिस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एन अपॉन में दिस माइनस दिस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस में एम। ठीक है भाई, तो अब मैं देख लेता हूँ एक बारी, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये एम एन माइनस एम क्यू इज इक्वल टू एम एन माइनस पी एन, तो एम एन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू एम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, पी एन आ गया। अगर तो ये कहीं है तो देखो, क्यू एम पी एन, क्यू एम पी एन, तो यानी कि बी आपका करेक्ट हो गया, यही आपका उत्तर है। ठीक है भाई साहब, चलो उतार लो इसको भी कॉपी में। आगे देखिए, कोई भी दो लाइन हो, कोई भी रैंडम मैंने दो लाइन बोल दी, इनके बीच का आपको एंगल थीटा निकालना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइनों का स्लोप लिखना पड़ेगा, ये एक का m1 हो गया, एक का m2 हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, इसका मॉड्यूलस लेना जरूरी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बाहर निकालनी है, बेशक से यहाँ पे m2 माइनस m1 करके नेगेटिव वैल्यू ही क्यों ना आ रही हो, आपको पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए। आगे देखिए, अब फाइंड करना है एंगल बिटवीन दी टू लाइंस, लाइंस अपने को दे रखी है, तो आप देखिए कि फॉर्मूला तो अपने को पता है, स्लोप निकालना बाकी है। तो यहां से स्लोप अगर मैं निकालता हूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, तो मैं सिर्फ x को देख लेता हूं, x उधर जाएगा, माइनस में x अपॉन 2 प्लस 111 अपॉन 2, यही होने वाला है। तो m1 कितना हो गया आपका, माइनस हाफ हो गया। ऐसे ही यहां पे देखिए आप कि y इज इक्वल टू x, इसको उधर ले जाता हूँ ना, अपॉन 3 आने वाला है, माइनस में 19/3, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी आता रहे, कहने का मतलब है कि m2 क्या हो गया, एक सेकेंड, ये 3 होगा ना यहाँ, x अपॉन 3। ठीक है, तो m2 क्या आ गया मेरे पास, 1/3 आया। ये आया कि नहीं आया, आप लोग मेरे को बताओ, क्या इससे कोई भी बच्चा एंगल निकाल सकता है आपके, नहीं निकाल सकता, बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर एंगल निकालने में, अगर आपने ये निकाल लिया है, निकाल सकते हो। एक माइनस हाफ है, एक 1/3 है, इसमें पुट कर दो आप देखिए कि m2 को मैंने क्या किया 1/3, और यहाँ पे m1 को पुट करूंगा तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय में 1 प्लस 1/3 इंटू 1/2, तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो 5/6 बनेगा, और यहाँ भी 6 बन रहा है, 6 प्लस 1, ये तो 7 बन गया यार, ये एक सेकंड रुको, या नहीं, ऊपर तो ठीक बन रहा है, नीचे में, अच्छा ये m1 माइनस हाफ है ना, यहाँ माइनस लगाओ, वही मैं सोच रहा, गलती हो गई है कुछ हमसे, तो यहाँ माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ है, तो आप देखिए कि ये 6 हुआ, 6 में से 1 गया, 5 हुआ,
बाकी तो कैंसिल ही हो जाना, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 1, तो दिस सिंपल ये tan थीटा की वैल्यू आई आपके पास, ध्यान देना इस बात का। तो थीटा क्या आ गया आपके पास 45 डिग्री। ऑप्शन में कई बार वो 1 भी दे देगा, जबकि 1 इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर 45 डिग्री है। ठीक है भाई साहब, समझ आया? पढ़े आगे, चलो फिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए कि रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन हमेशा आते हैं पेपर के अंदर। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। पहली हम निकाल रहे हैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। किसी भी लाइन की इक्वेशन में निकाल सकते हो। वाई एक्सिस क्या हो गई, जहां एक्स 0 है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई। तो यानी इसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन निकालनी है। ये एक तरह से मिरर बिहेव करेगी। तो इसका मतलब है कि आपको पॉइंट कौन सा दे रखा है, 3, -4। 3 इधर जाओ और -4 दे रखा तो नीचे जाओ। 3 इधर -4 नीचे, तो ये होगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये कौन से है, ये -4 का है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, यहाँ -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट बनता है। अब रिफ्लेक्शन इसकी निकालनी है इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो जितना इधर हो उतना ही इधर चले जाओ। जिस एक्सिस से निकालनी है ना, अब एक्सिस से आप जितना इधर हो ना उतना ही इधर को चले जाओ। तो अगर इधर का देखूं मैं तो कितना हूं, इधर तो मैं 3 डिस्टेंस हूं, ये देखो आप, इधर से इधर गया तो 3 आया, तो इधर भी 3 ही आना चाहिए, कहने का मतलब है। लेकिन इधर क्या आएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि आप -x एक्सिस की तरफ आ रहे हो। अब देखो कि ये जो पॉइंट है ये इधर से कितना दूर है, ये देख लो आप, इधर से कितना दूर है, -4, तो यहां पे भी इधर से तो इतना ही दूर है, कॉमा में आ जाएगा -4। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? ठीक है, ये P' हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट यहाँ पे है ना, वैसा ही पॉइंट यहाँ पे कैसा होगा ये बताना है, बस चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको मोटा मोटा मैं वैसे ही समझाना चाहूँ, कि ये क्वाड्रेंट में x और y हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि x इधर y इधर, तो पॉजिटिव रहेंगे। इधर y पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और लेकिन x नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही इधर वाले क्वाड्रेंट में थर्ड में आओगे तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो दोनों को नेगेटिव होना ही था। तो अब देखते भी बता सकते थे, 3, -4 है तो इधर -3, -4 ही होना है। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y जो है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है भाई, क्या इस बात को पकड़ पाए हो? बढ़े आगे, चलो। ऐसे ही वो x एक्सिस में भी पूछ सकता है, लेकिन x एक्सिस की बजाय मैंने x इज इक्वल टू -2 के अंदर पूछ लिया आपको। ठीक है भाई, तो आप देखिए मेरा पॉइंट क्या था, 3, 4, ये मेरा पॉइंट है 3, 4। अब आप देखो ये व्हाइट वाली देखो, पहले आप इस वाली को भूल जाओ, इस वाली को भूल जाओ, व्हाइट वाली देखो, ये आपकी एक्सिस है। अब व्हाइट वाली में क्या है, ये आपकी y एक्सिस है एंड ये आपकी x एक्सिस है। तो आप मेरे को बताओ, ये ओरिजिन है आपका, तो x एक्सिस तो है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि 3, 4, तो इसका मतलब है कि 3 इधर और 4 इधर, तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको लिखना हो तो 0, 4 लिखोगे, क्योंकि x 0 है y 4 है। ऐसे ही इसको लिखना हो तो 3, 0 लिखोगे, क्योंकि y 0 है लेकिन x 3 है। तो आप देखिए कि ये 3, 4 हो गया। अब ये जो चीज है आपको ध्यान अब क्या देना है कि x इज इक्वल टू -2 में देखनी है। तो x इज इक्वल टू -2 कहां पे होगा, आप देखो कि यहां से 1 इधर गया, फिर 2 इधर गया, तो -2 यहां आ गया। और ऑब्वियस सी बात है कि वो x इज इक्वल टू -2 में आपको x की और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, y की कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आप इधर या इधर नहीं जा सकते। अब ऐसे तो जा सकते हो, y की तो कुछ भी हो सकती है, आप इधर चले जाओ तब भी -2 ही रहेगा x, तो इधर चले जाओ तब भी ये -2 ही रहेगा, इधर चले जाओ तब भी -2 ही रहेगा। लेकिन आप इधर और इधर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब लाइन ऐसी बनेगी। अगर ये x इक्वल टू -2 लाइन बन गई आपकी भाई साहब, तो आप मैं खुद समझ आ रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कि जो जितना उधर है उतना ही इधर रहेगा। तो आपने देखना है कि इस लाइन से उधर कितना है। आप मेरे को बताओ, ये 2 डिस्टेंस है और ये 3 डिस्टेंस है, तो यानी कि यहाँ पे जो P पॉइंट है वो कितना दूर है इस लाइन से, 2 + 3, 5 डिस्टेंस दूर है। तो इधर भी 5 ही इधर आना चाहिए, यानी x डैश कितना हो जाएगा, 5 और इधर आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए 2 -2 तो यही है, तो 5 और इधर आना है, तो -7 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग मेरे को बताओ। ठीक है, ऐसे ही अब आप देखिए कि जो y है, y आपने क्या देखना है, ओरिजिन से ही देखते हैं, तो 4 है,
अब इस वाली लाइन में भी यहीं से ही देखना पड़ेगा भाई, और तो कोई हमें बोला नहीं उसने, इस वाली लाइन के अलोंग तो कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे y इज इक्वल टू कोई ऐसा नहीं लिखा कि y इज इक्वल टू 2 के अराउंड देखो, ऐसा तो नहीं लिखा ना। y इज इक्वल टू 2 के अराउंड होता तब मैं यहाँ y इज इक्वल टू 2 कुछ ऐसा बनाता, मतलब ऐसी कोई y इज इक्वल टू 2 बनाता फिर उसके अराउंड देखता, लेकिन वो तो नहीं बोला है। तो इसका मतलब y एक्सिस के अराउंड ही है y वाला, तो y एक्सिस के अराउंड ही है, तो वो कितना है, जितना वो है उतना ही ये है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही तो आनी है। तो 4 वो है तो 4 ही ये आएगा पॉजिटिव का। हो मेरे भगवान, होप सो कि आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। ऐसे ही वो कितने भी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ सकता है। मेरे ख्याल से हो गया खत्म, बिल्कुल यार। तो गाइस ये कंप्लीट क्या था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट में रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल हो गया, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, या फिर हार्डली एक फिगर बनवा के आपसे ग्राफ बनवा के ट्रायंगल का एरिया पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन या इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं एसएससी के अंदर। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि ये जितना करवा दिया है इसके अंदर और कुछ खास प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर में जाइए, लगाइए, यही चीजों से आपके वो सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।